जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आपके घर में जो एक छोटा सा सामान रखा है जिस पर आप अपना प्रतिरूप या अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो आईना, वो क्या महज एक चेहरा देखने का ही साधन है? या फिर वो जो प्रतिबिंब आप देखते हैं वो भी आपकी तरह ही जीवित है, उसका भी अपना एक संसार है? जब आप उस आईने से हट जाते हैं तो वो भी अपने उस संसार में चला जाता है। हम पैरेलल वर्ल्ड की बात करते हैं। हम कहते हैं कि एक इंसान 7 पैरेलल वर्ल्डों में रहता है। एक वर्ल्ड में उसके साथ जो कुछ हो रहा होता है, दूसरे वर्ल्ड में कुछ और ही हो रहा होता है। कभी कभी अचानक ही हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, कभी कभी हमें अनजाने में ही दुख महसूस होने लगता है, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। परावैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनजानी खुशी या अनजाना दुख उस पैरेलल वर्ल्ड में आपके साथ कोई किसी अच्छे बुरी घटना का परिणाम होता है। आईने के जरिए हम उस पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं जहां पर हम बिल्कुल उल्टा है, और ये उल्टापन उल्टा भी तो हो सकता है। हमारी दुनिया में हम बहुत अच्छे हैं, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, मगर उस पैरेलल वर्ल्ड में हम बुरे हैं, हमारे संबंध सबके साथ बुरे हैं, समाज के लिए हम आताताई हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? और क्या हो अगर हमारे प्रतिबिंब आपस में बदल जाए, यानी कि मैं वो प्रतिबिंब बन जाऊं और वो प्रतिबिंब मैं, फिर तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। आज ऐसी ही प्रतिबिंब कहानी। मकान काफी अच्छा ही था। नीचे करीब 5-6 कमरे थे और इस ऊपर 4 कमरे, एक बड़ी सी बालकनी। नीचे मकान मालिक का परिवार रहता था। मकान मालिक काफी सहृदय व्यक्ति थे। यहाँ 4 कमरों में से 3 कमरों में ताला लगा हुआ था। ये कमरा मुझे किराए में लेना था। वैसे आज के समय में इतने कम किराए में इतना अच्छा कमरा मिलना भी अपने आप में एक किस्मत की बात है। अब मकान मालिक ने कहा, असली में बाकी सारे कमरों में हमारे सामान रखे हुए हैं। हमारे बाप दादा के अमल के बहुत सारे सामान हैं। मैंने कहा, अगर इतने सारे सामान है तो उन्हें बेच क्यों नहीं देते? असली में मैं जरा सेंटिमेंटल किस्म का इंसान हूं। पुराने सामान बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, कमरा काफी अच्छा था। मुझ जैसे एक बैचलर इंसान के लिए तो काफी बड़ा भी। मैंने कहा, कमरा तो मुझे बहुत पसंद है। तो कल शनिवार है, मैं सफाई करा के रख देता हूं। संडे को आप शिफ्ट कर जाइए। वैसे भी सामान तो ज्यादा होगा नहीं आपका। अरे नहीं, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं। और कहे अनुसार रविवार को मैं शिफ्ट भी हो गया। सामान में मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक टेबल, चेयर, एक फोल्डिंग खाट और एक अलमारी। इसकी शिफ्टिंग में ज्यादा समय लगना भी नहीं था। अब रात के करीब 10 बजे नहा धोकर तैयार हुआ। दिन भर के काम और सफाई से थक चुका था, मगर नहाने के बाद ध्यान आया कि एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं
शिफ्टिंग के दौरान अपना आईना तो पुराने मकान में ही छोड़ आया हूं, और कल सुबह 11 बजे करीब मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। अब बिना आईने के बाल कैसे कोरूंगा? खैर, किसी तरह रात बीत गई। सवेरे मकान मालिक मुझसे मिलने आए। और सब ठीक है ना? सारी व्यवस्था हो गई? रात में नींद अच्छी आई होगी। मैंने कहा, हाँ, काफी अच्छी जगह है, और ये बड़ी बड़ी खिड़कियां तो पुराने अमल के मकानों में यही खास बात है। बहुत एंगल वाइज खिड़कियां लगाई जाती है, हवा आने का बहुत अच्छा साधन है। उन्होंने कहा, आप इंजीनियरिंग के छात्र, ये सब एंगल आप ही को समझ में आता होगा, मेरे दिमाग में ये सब नहीं घुसता है। कुछ चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैंने लपक कर कहा, देखिए, एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बोलिए बोलिए। वो कल जल्दी जल्दी में मैं अपना आईना वहीं भूल आया हूं, और अभी कॉलेज जाने के लिए 11 बजे तक मुझे निकलना है। अब इतनी सुबह तो कोई दुकान खुलेगा नहीं, एक आईना अगर... आईना? ऐसे एक्स्ट्रा आईना तो मेरे घर पर नहीं है, मगर एक आईना मैं दे सकता हूं, पर वो थोड़ा सा आप लेंगे कि नहीं सोच लीजिए। मैंने कहा, अरे हाँ, आईने में इतना सोचना क्या, आप मुझे दे सकते हैं। देखिए, वो मेरे परदादा का आईना था। कहते हैं उस आईने के बड़े दुर्गुण है। दुर्गुण आईने के? कैसे? आईने को भूतहा आईना कहा जाता है। भूतहा आईना? देखिए, आज के विज्ञान के युग में ये सब बातें बेकार है, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। वो आईना भी जिसका था वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इन सब बातों को भी नहीं मानते थे। मगर अचानक ही क्या हुआ कि वो इस आईने से बेहद डरने लगे थे। ओह, ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं, कहानी थोड़ी लंबी है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैंने कहा, देखिए, अभी तो आईना मुझे चाहिए, मगर आज शाम को मैं ये कहानी आपसे जरूर सुनूंगा। मुझे ऐसी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा, ठीक है, आइए। हम दोनों पास के कमरे में गए। कमरा खोला तो अंदर मकड़ी के जालों और धूल से भरा हुआ था। अंदर बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ था, कुछ टूटा फूटा, कुछ अच्छी किस्म का। अचानक ही उन्होंने एक काला सा कपड़ा हटाया। अंदर एक बहुत ही सुंदर कलाकारी युक्त ड्रेसिंग आईना था, जिसके नीचे 2-3 दराज भी बने हुए थे। आईने के चारों लकड़ी की फ्रेम पर बहुत सुंदर कलाकारी थी। एक नजर में ही वो आईना मुझे पसंद आ गया। यही है वो आईना। चलिए आपके कमरे में ले चले। हम दोनों पकड़कर उसे मेरे कमरे में ले आए। कमरे में रखते ही साथ में जैसे खुश हो गया। वाह, मैंने तो एक छोटा आईना मांगा था, ये तो कंकड़ मांगने पर हीरा मिल जाने जैसी बात थी। मकान मालिक बोले, शाम को आता हूं, बात करेंगे। शाम को मकान मालिक चाय और समोसों के साथ मेरे कमरे में उपस्थित थे। मैं थोड़ा सा ऑफवर्ड फील कर रहा था। अरे इनकी क्या जरूरत थी? अरे महाशय, बैठकर बातें करेंगे, ये ना हो तो मजा आता है क्या? फ्लास्क से उन्होंने 2 कप में चाय डाली और समोसा मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब मैं आपको सुनाता हूं कहानी। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जो बहुत ही निडर था, मगर पता नहीं क्यों इस आईने से डरने लगा था। ये मेरे परदादा की कहानी है। मेरे परदादा का नाम विभूति भूषण था। बहुत ही विद्वान किस्म के इंसान थे। बहुत सी भाषाओं का, विज्ञान का, गणित का उनको बहुत ज्ञान था, और इस ज्ञान के चलते उनका स्वभाव थोड़ा सा विचित्र हो गया था। कहते हैं घर वालों के साथ ज्यादा संबंध नहीं अच्छे थे उनके। अक्सर सबके साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करते थे।
अकेले में रहना उन्हें बहुत पसंद था। अकेले में रहते और जानिए क्या क्या खोज करते रहते। ये आईना भी उन्होंने ही बनवाया था। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने एक दिया बनाया था। दिया सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, मगर ये कोई ऐसा वैसा दिया नहीं था। अलादीन के चिराग की तरह का दिया था। उसे अगर रगड़ा जाता तो उसमें आग लग जाती और घंटों दिया जल सकता था। ये उन दिनों की कहानी है जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग घरों में लालटेन, मोमबत्ती वगैरह उपयोग करते थे। ऐसे में परदादा के कमरे में वो दिया जला करता था। अभी पता नहीं वो दिया कहाँ है। वो बहुत सी चीजें अपनी डायरी में नोट करते रहते थे। एक दिन मैंने उनकी डायरी देखी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। पता नहीं कौन सी अजीब भाषा में क्या लिखा था। गणित के इतने सारे समीकरण थे, कुछ भी नहीं समझ आया। परदादा इसी तरह से बहुत से प्रयोग करते रहते थे। एक रात कहते हैं उनके कमरे से उनके चीखने की आवाज आई थी, मगर घर के लोगों में इतनी हिम्मत न थी कि रात को जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर सके। सवेरे जब वो अपने कमरे से न निकले तो लोग अंदर गए और अंदर जाकर उनको आईने के सामने गिरा हुआ पाया। उनके पैर आईने की तरफ थे। होश में आने के बाद बहुत घबरा गए और इस आईने को देखकर तो बहुत डरने लगे थे। इसे कपड़े से ढकवा दिया था और यहां तक आदेश दिया था कि इस आईने को तोड़कर फेंक दिया जाए, मगर हमारे परिवार वालों ने ऐसा किया नहीं। उस दिन के बाद से परदादा का स्वभाव जैसे बिल्कुल बदल गया था। तक जो घर वालों से दूर रहते, चिड़चिड़ाते, अब सबके साथ बैठते, ज्यादातर समय परिवार के साथ ही बिताते थे। बहुत हंसमुख और खुशमिजाज हो गए थे और विज्ञान चर्चा और पढ़ाई लिखाई से तो जैसे दूर ही हो गए थे। सब कुछ बंद कर दिया था। हमेशा एक बात कहते थे, जो जहां पर है वहीं रहना चाहिए। एक पर्दा हमेशा दोनों के बीच रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आया ये अजीबोगरीब परिवर्तन क्या था। इस बात के कुछ महीनों बाद ही उनका देहांत हो गया, मगर उनकी वो बात हम सबको बहुत डराती थी। उनका कहना था कि आईने के अंदर से उन्हें कोई खींचना चाहता है। आईने से निकलकर वो उनकी जगह लेना चाहता है। और वो कौन है पूछने पर कहते थे विभूति भूषण। समझ रहे हो, जिसका नाम खुद विभूति भूषण है वो कहता है कि आईने से निकलकर विभूति भूषण उसे पकड़ने वाला है। मगर सब थोड़ा डरने लगे, इसलिए आईना वहां रखवा दिया गया था। अब तुम देखो, तुम्हें कुछ दिखता है क्या? मैं हंस पड़ा। कल रात से आईना यहाँ है, कुछ तो दिखा नहीं। अब मगर एक मदद चाहूंगा। हाँ बोलो, क्या वो डायरी मुझे मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं। उन्होंने अलमारी की एक दराज खोली और उसमें से एक पॉलिथीन का पैकेट निकाल लिया। फिर उसे खोलते हुए बोले, बहुत पुराना सामान है ना, खराब हो जाने का डर है, नमी ना आ जाए इसलिए अच्छे से पॉलिथीन में पैक कर रखता हूं। मुझे तो सिर पैर कुछ भी नहीं समझ में आया। तुम देखो, कहकर उन्होंने एक बहुत ही पुरानी डायरी मेरे हाथों में पकड़ा दी और चले गए। उनके जाने के बाद मैं डायरी को लेकर बैठ गया, मगर सच में डायरी का सिर पैर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उसमें इंग्लिश और हिंदी में ही चीजें लिखी थी, मगर उनका उच्चारण कर पाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशेष पौराणिक लिपि में वो लिखा गया हो। दिखने में हिंदी या अंग्रेजी होने के बाद भी किसी खास लिपि में निर्मित थी वो डायरी। गणित के बहुत सारे चिन्ह, समीकरण भी थे, मगर
एक बात अजीब थी। 24 नवंबर के बाद बहुत सारे पन्ने खाली थे और 24 दिसंबर को अंतिम बार उसमें कुछ लिखा गया था। शुरुआत के पन्ने में उनका नाम लिखा था और उसके नीचे एक कविता सी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी में ताल मिलाओ, हिंदी पे फर्शी चलाओ, कविताओं को जर्मन समझो, अच्छे से पढ़ो तो खुद को पा जाओ। महाशय कवि भी थे, मगर इसका अर्थ क्या हुआ ये तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद अंदर के पन्नों को देखना शुरू किया तो बहुत कुछ था, मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ वर्ड्स बहुत जगह उपयोग हुए थे, जैसे इनाइम, मुंद्रे, नीरे जैसे शब्द। कुछ आकृतियां भी थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे न्यूटन की थ्योरी ऑफ वेलोसिटी की कॉपी की गई है, मगर आगे कुछ भी समझ पाना उसके लिए संभव नहीं था। और यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर 24 नवंबर के बाद सीधा 24 दिसंबर को ही क्यों लिखा गया है। सिर दुखने लगा था, इसलिए डायरी उठाकर किनारे रख दी और सोने चला गया। काफी देर नींद लेने के बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। अभी भी दिमाग में डायरी ही घूम रही थी। मैंने डायरी को उठाया और उसकी कैलकुलेशंस की स्टडी करनी शुरू कर दी। मैंने कहा अगर कैलकुलेशंस मुझे समझ में नहीं आए तो मैं इंजीनियरिंग का छात्र किस बात का। धीरे धीरे अच्छे से स्टडी करने लगा और पाया कि व्यक्ति बहुत ही गुणी और विद्वान थे। उन्होंने इंग्लिश हिंदी में जो कुछ भी लिखा है वो वास्तव में एक अजीब सी भाषा की सृष्टि कर रहा है जिसे समझ पाना हमारे बस में नहीं है। अलबत्ता कैलकुलेशंस कुछ कुछ मुझे समझ में आने लगे थे। ये सचमुच न्यूटन की थ्योरी ऑफ वेलोसिटी पर ही आधारित थे, मगर कुछ नया ही सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे। मन खुशी से भरता जा रहा था कि एक नई खोज, एक नई जानकारी मैं प्रतिपादित कर रहा हूं, मगर ज्यादा देर तक इस पर मैं काम न कर सका और डायरी बंद करके रख दी। एक बात मेरे मन में आ चुकी थी कि महाशय जो भी थे उन्होंने कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया था, मगर किसी कारण से उसे दुनिया के सामने लाने से वो डर गए। अगर मैं उसे खोज सकूं तो शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। सोचते सोचते आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने के एक चमकती कांच में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था। अचानक मेरा ध्यान गया मेरे सर की चोट की तरफ। बचपन में स्कूल में एक लड़के से लड़ाई हो गई थी और उसने ईंट उठाकर दे मारा था मेरे सिर पर। सर के बाईं तरफ गहरी चोट आई थी, करीब 5 टाके लगे थे और तब से इस तरफ एक बड़ा सा कटे का निशान है। मैंने अपने बाएं हाथ से अपने बाएं सर पर उस चोट के निशान को सहलाना शुरू किया। आईने पे बन रहा प्रतिबिंब ठीक अपनी बाईं तरफ अपने सर को सहला रहा था। मुझे हंसी आ गई। अगला दिन मेरे लिए काफी खुशियों भरा था क्योंकि मेरा बर्थडे था। अभी नए कमरे में शिफ्ट हुआ, ऊपर से बर्थडे। दोस्त सारे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। इससे पहले जहां मैं रहता था वो जगह काफी छोटी थी, इस वजह से लास्ट ईयर उतना मजा नहीं आया था, मगर इस साल तो जैसे उनके भी आनंद का ठिकाना नहीं था। कमरे में बहुत सी जगह थी, बहुत सारे दोस्त हम इकट्ठा हुए, खाना पीना, नाचना गाना, और वैसे भी मकान मालिक बेचारे इतने अच्छे थे कि उन्होंने किसी बात का प्रतिवाद नहीं किया। अभी तो इसके बारे में समर्थन भी किया और मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट भी दे गए। सभी दोस्त खा पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि तभी मैंने उन्हें आईना दिखाया।
और आईने की हिस्ट्री के बारे में भी बताया। सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने आईने को गौर से देखा, मगर किसी को भी आईने में कुछ भी अजीब सा नहीं दिखा। सबने कहा, ये तेरे भूत की कहानी लगता है मनगढ़ंत है। अचानक ही मेरे दोस्त अयप्पा स्वामी का कॉल आया। अयप्पन तमिल था। कमरे से बाहर बालकनी की तरफ जाकर वो बात कर रहा था। तभी किसी कारण से मैं भी कमरे से बाहर गया। बात करते हुए अयप्पन की आवाज मेरे कानों में पड़ी और एक शब्द मेरे कानों में गूंज गया, निडेम। मैं चौंक पड़ा। ये शब्द मैंने कहीं सुना है, निडेम। तभी मुझे याद आई डायरी की बात। मैंने अपने दोस्तों को डायरी के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने तुरंत ही अयप्पन से पूछा, निडेम का अर्थ क्या होता है? उसने बताया, हिंदी में निडेम का अर्थ होता है समय। मैं चौंक पड़ा था। मुझे डायरी की बातों में कुछ अजूबापन लगने लगा था। दोस्तों के जाने के बाद मैं एक बार फिर से डायरी लेकर बैठ गया। आश्चर्य! डायरी की वो पहली कविता खोलकर एक बार मैंने फिर से पढ़ी। अंग्रेजी में ताल मिलाओ, हिंदी पे फारसी चलाओ, कविता को जर्मन समझो, खुद को खोजो तो पा जाओ। शब्दों को एक बार फिर से मैं गौर से पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान आया, अंग्रेजी में ताल मिलाओ। अगर ताल के ल को हटा दूं तो वहां बनता है तमिल, यानी कि अंग्रेजी में तमिल। हिंदी पे फारसी चलाओ, हिंदी पे फारसी चलाओ मतलब हिंदी का अर्थ है फारसी। कविताओं को जर्मन समझो, यानी कि कविताएं जर्मन भाषा को बताती हैं। खुद को खोजो तो पा जाओ। यूरेका! इसका मतलब है कि यहां जो कुछ भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो तमिल में है और हिंदी फारसी में है और कविताएं जर्मनी में है। यानी कि इसके राज को मैं पूरी तरह से भेद सकता था। जो भी बातें अंग्रेजी में, उसके लिए मैं अयप्पन से बात करूंगा और फारसी तो मुझे अच्छे से आती है और कल सुबह ही जाकर लाइब्रेरी से जर्मनी की एक डिक्शनरी उठा लाऊंगा। अब मुझे इन महाशय के ज्ञान को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओफ, कितना महान व्यक्तित्व था इनका। इनके व्यक्तित्व को मुझे सबके सामने लाना है, यही सोच रहा था मैं। अब मैंने डायरी रख दी और दोस्तों के लाए उपहार को देखने लगा। सच में कितना कुछ लेके आए मेरे लिए, मगर सारे उपहार खोलने के बाद मेरे सिर पर एक बोझा पड़ा। मेरे पास इनको भी रखने के लिए कुछ जगह भी तो नहीं है और ऐसे फेंक कर तो नहीं रख सकता। तभी ध्यान आया अलमारी के दराजों का, उसमें तो रखा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। दराज खोला तो उसमें धूल थी। एक कपड़ा लेकर दराज साफ करने लगा। साफ करते करते अचानक दराज के एक हिस्से में कुछ दबता हुआ सा लगा। यहां पर लाइट की रोशनी नहीं जा रही थी, अंधेरा था, मगर फिर भी मुझे कुछ एहसास हो रहा था। मैंने वहां पर जोर से दबाया। दबाते ही साथ वहां का हिस्सा भी खुल गया। दराज के अंदर एक और दराज था। छूने पर अंदर कुछ ठंडा ठंडा सा लगा। मैं चौंक गया। अगले ही पल हाथ बाहर कर लिया, मगर फिर अपने ऊपर हंसकर हाथ अंदर डाला। कुछ था जिसे धीरे धीरे खींचकर मैंने बाहर निकाला और बाहर निकालते ही मेरी आंखें विस्फारित हो गई। मेरे हाथों में था एक दिया। आश्चर्यचकित था मैं दिए को देखकर। अभी उसकी चमक वैसे ही बरकरार थी। कहीं ये वही दिया तो नहीं जिसकी बातें मकान मालिक कर रहे थे? वो अलादीन का दिया जो अपने आप जलता है?
सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। तभी मुझे याद आया, उन्होंने कहा था कि उसे रगड़ने से वो जल उठता है। मैंने उसकी बॉडी पर रगड़ना चालू किया। एक दो रगड़ में कुछ चमक निकली और अचानक ही दिया जल उठा। मैंने कांपते हाथों से उसे आईने के ऊपर रख दिया। दिया जल रहा था। पहले लगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मगर कुछ देर तक दिया जलने के बाद जब कुछ ना हुआ तो मैं थोड़ा सा संयमित हुआ। दिए को उठाकर महसूस किया कि इसके अंदर अभी भी तेल बाकी है, मतलब दिया काफी समय तक जलेगा। धीरे धीरे दिए की मैकेनिज्म की स्टडी करने लगा। समझ में आया कि इसमें एक बटन सा है। जब इसकी बॉडी को रगड़ा जाता है तो वो बटन रगड़ खाता है और दिए के पाती के ठीक ऊपर लगे हुए हैं चकमक पत्थर। मैकेनिज्म ठीक वैसा ही है जैसा हमारे गैस लाइटरों में होता है, मगर आज से इतने साल पहले गैस लाइटर की टेक्नोलॉजी को सोच लेना कितना आश्चर्य लगता है ना। मैं अद्भुत नजरों से उस दिए को देख रहा था। तभी ध्यान आया कि इसे रखा कहां जाए, कि तभी मेरे कमरे में अंधेरा फैल गया। लोड शेडिंग। वैसे इस इलाके में लोड शेडिंग कमी होती है, मगर एक दो दिन से काफी ज्यादा हो रही है। दूसरा दिन होता तो मैं मोमबत्ती और माचिस के लिए इधर उधर भागता, मगर इस वक्त मेरे हाथों में था वो दिया जिसकी रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। मैं खुश हो गया। जब तक लाइट नहीं आता है इस दिए की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। मगर इसे अच्छी जगह रखने की जगह ढूंढ रहा था मैं कि तभी नजर पड़ी आईने के ठीक पास बने हुए एक स्टैंड से हिस्से पर। मैंने दिए को वहां रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से दिया वहां पर ऐसे सेट हो गया जैसे जैसे उसी जगह के लिए बना हो। दिए की रोशनी में आईने में मेरा प्रतिबिंब बन रहा था। मैंने टेबल से वो डायरी उठाई। आईने के प्रतिबिंब ने भी वो डायरी उठाई। मैं डायरी लेकर मुड़कर हाट की तरफ जाने लगा कि तभी मेरी नजर पड़ी वापस आईने के प्रतिबिंब पर। मैं जब आईने की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था तब भी आईने में मेरा वो प्रतिबिंब चेहरे की तरफ से दिख रहा था, यानी कि मेरे पलटने पर वो प्रतिबिंब नहीं पलटा। मैं चौंक पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? तभी मैंने गौर से अपने आईने के प्रतिबिंब को देखा। मैंने डायरी सीधे हाथ में पकड़ रखी थी, मगर प्रतिबिंब ने डायरी उल्टे हाथ में पकड़ रखी। मेरा ध्यान गया मेरे सर की चोट की तरफ। मैंने अपने बाएं हाथ से अपने सर के बाएं तरफ को सहलाना शुरू किया, मगर प्रतिबिंब अपने दाएं हाथ से सर के दाईं तरफ लगी चोट को सहला रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में कंपन सी जगने लगी। ये क्या हो रहा है? कि तभी आईने के कांच पे अंधेरा छा गया। ये कैसे हो सकता है? आईने के सामने दिया रखा था तो उसकी रोशनी आईने पे पड़ रही थी। मैं आईने के सामने खड़ा था, मगर मेरा प्रतिबिंब आईने पर नहीं दिख रहा था।
आईने पर छाया हुआ था घना घनघोर अंधकार। तभी दोबारा मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे आईने की तरफ खींच रही है। मैं आगे बढ़ना न चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगा। मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ था। बहुत ताकत लगाने के बाद भी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था और मैं आईने की तरफ बढ़ता चला गया। और जैसे ही आईने के पास पहुंचा, आश्चर्यजनक रूप से मैं आईने के अंदर घुसने लगा। ऐसा लगा जैसे आईने का वो कांच कोई पतला सा पर्दा बन गया है जो मेरे जाने पर खुद ब खुद फटता जा रहा है और मैं अंदर चला जा रहा हूँ। ओफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक ही मैंने महसूस किया कि मैं उस पर्दे को उस पार हो चुका हूँ और इसके बाद और अधिक खिंचाव से मैं और अंदर चला जा रहा हूँ। मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था। मैं असहाय से चिल्लाने लगा, मगर मेरी आवाज को सुनने वाला उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैं अपने आप को कई बार रोकने का प्रयास करने के बाद भी 1, 2, 3 द्वार पार करता हुआ न जाने किस अंधेरे में गुम होता चला जा रहा था। सवेरे जब आंख खुली तो मकान मालिक और कुछ लोगों को अपने आसपास खड़ा पाया। मैं बेड पर लेटा हुआ था। मकान मालिक बोले, क्या हो गया था कल रात को? सवेरे आपका द्वार नहीं खुला तो मैंने लोगों के साथ इसे तोड़ा। आपको आईने के सामने गिरा हुआ पाया। आपके पैर आईने की तरफ थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कुछ नहीं। लगता है थकान की वजह से चक्कर खाकर गिर गया था। कुछ देर बातचीत वगैरह करके सब लोग चले गए। मैं भी रात के बात को लेकर आश्चर्यचकित था। एक पल को ऐसा लगा जैसे मैंने सपना देखा होगा। मैं हंस पड़ा, मगर पता नहीं क्यों आईने को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया। नहा धोकर घर पर ही बैठा हुआ था। डायरी लेकर मैंने 24 दिसंबर का पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। अभी तक मैं वो पृष्ठ नहीं पढ़ा था। डायरी के शब्द कुछ इस तरह थे। आज ये डायरी मैं लिख रहा हूं। मैं पता नहीं उस आईने को देखकर मुझे इतना डर क्यों लगता है। ऐसा लगता है जैसे जो उसके अंदर है वो अपनी जगह वापस आना चाहता। वो बहुत ही विद्वान था, मैं एक साधारण। उसके ज्ञान की परिसीमा को छुपाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। उसकी ये डायरी मेरी समझ से परे है। मैं लोगों से मिलने जुलने और खुश रहने वाला इंसान हूं, मगर हाँ, एक बात मुझे हमेशा लगती है, जो जहां है उसे वहीं रहना चाहिए। एक को दूसरी की जगह जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जगह बदल जाती है और उसके बाद संघर्ष होता है वापस अपनी जगह आने का, जो इतना आसान नहीं है। हर चीज के लिए एक पर्दा पड़ा है और ये पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। मैं आश्चर्यचकित हो गया। इन शब्दों का अर्थ मुझे समझ में आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। मैं एक बार फिर से आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। सब कुछ ठीक ही तो है। फिर कल रात को क्या हुआ था? तभी मेरा ध्यान गया सर की चोट पर और मैं अपने दाहिने हाथ से सर के दाहिनी तरफ लगे हुए इस चोट को सहलाता रहा और आईने की तरफ देखता रहा।